अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की दो टाइप स्टडी की थी। नंबर वन थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर सेकंड थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो डेफिनेशन या फिर जो है वो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है हमारे पास, उसको हम स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ इक्वेशंस विच रिलेट्स द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम यूजिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली ये भी हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान अगर रिलेटिव मोशन हो तो उनके दरमियान स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को आपस में जो सेट ऑफ इक्वेशंस रिलेट करवाता है, उस सेट ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? बेसिकली ये भी हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस होता है जो कि दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान मौजूद स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करवाता है। और वो जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है वो उनकी जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, यानी कि एक फ्रेम की दूसरे फ्रेम के लिहाज से मोशन होनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो जो है वो उसमें जो STR यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस्तेमाल करते हुए जो हम जो सेट ऑफ इक्वेशंस जो भी बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब गैलीलियन और लॉरेंस में फ़र्क क्या है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो थी ना वो बेसिकली जस्ट स्पेस कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करती है, यानी कि XYZ जस्ट तीन कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करती है। जबकि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास स्पेस टाइम यानी कि XYZ और टाइम यानी कि चारों कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करती है। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन में है सबसे पहले, consider two inertial frame of references S and S dash such that S is at rest and S dash is moving along x-axis with velocity mu. Take a point P having coordinate x, y, z, t in S frame and x dash, y dash, z dash, t dash in S dash frame as shown in figure। ठीक है, बिल्कुल वही सिंपल सी बात। कोई से दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ले लिए, एक है हमारे पास S फ्रेम, एक है हमारे पास S डैश फ्रेम। ये जो S फ्रेम है ये रेस्ट की हालत में है, जो S डैश फ्रेम है ये किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी म्यू के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक है, ये थी इसके बारे में छोटी सी चीज़ें। तो यहाँ पे उसके बाद ठीक है ये हम तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इनिशियली द ओरिजिन्स ऑफ एस डैश एंड एस डैश फ्रेम्स को इनसाइड एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी डैश इज इक्वल टू 0। यानी कि जब टाइम जो है वो 0 के इक्वल होता है तब ये जो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपस में क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर फ्लैश ऑफ लाइट एक्सपेंड्स a flash of light expands as a sphere at this position। ठीक है, अब इस पोजीशन के ऊपर कोई एक हमारे पास एक फ्लैश ऑफ लाइट है वो एज अ स्फेयर जो है वो वहाँ पे एक्सपेंड करेगी। ठीक है, एज अ स्फेयर जो फ्लैश ऑफ लाइट वो क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद है कि दिस लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी c एंड रीचेस एट पॉइंट p। अब यहाँ पे जो है वो जब अब आपको पता है कि दोनों यहाँ पे जो है वो कोइंसाइड जब कोइंसाइड करेंगे ना तो बेसिकली उनकी जो है वो पोजीशन कुछ ये वाली होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक देखिए क्या है हमारे पास जो है वो एस फ्रेम होगा और उससे आगे ये जो ब्लू में एरोज़ है ये क्या है हमारे पास? एस डैश फ्रेम। यानी कि दोनों जो फ्रेम्स हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर इनको इनसाइड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ यहीं पर दोनों को जो ओ भी है और ओ डैश भी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों को इनसाइड करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्लैश ऑफ लाइट स्फेयर जिसकी जो शेप है वो स्फेयर टाइप होगी, वो एक्सपैंड करेगी। ठीक है, वो जब जब जो एस डैश फ्रेम था जब वो यहाँ से निकल कर जब इस साइड को मूव करना शुरू करेगा तो वो जब मूव करेगा तो उस फ्रेम की तो जो स्पीड है वो तो होगी हमारे पास म्यू। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लैश ऑफ लाइट है ये किस स्पीड के साथ मूव करेगा? सी स्पीड के साथ मूव करेगा। ठीक है, और जाएंगे कहाँ पर? इस पॉइंट पी तक इसने पहुँचना है। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसके थोड़ी सा ना बैकग्राउंड थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट इन एस फ्रेम इज। अब एस फ्रेम के अंदर जो एक्स इंटरसेप्ट है वेव फ्रंट का वो हमारे पास किसके बराबर होगा? डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू
सी टी के यानी कि फार्मूला होता है ना हमारे पास एस इज़ इक्वल टू वी टी, उसी फार्मूले से यहाँ पे एस की जगह पे एक्स है और वी की जगह पे वेलोसिटी सी यूज़ हो रही है। सो एक्स इज़ इक्वल टू सी टी सी, तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगी टी इज़ इक्वल टू एक्स ओवर सी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सिमिलरली द एक्स डैश इंटरसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट इन एस डैश फ्रेम इज़, इसी तरह सिमिलरली यहाँ से हमें जो है वो हमें जो ये मिलेगा यानी कि एक्स डैश इज़ इक्वल टू सी टी डैश, और यहाँ से हमें जो है टी डैश की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, सो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास मजीद क्या है, लेट द एस फ्रेम हैज़ एन ऑब्जर्वर एंड एस डैश फ्रेम हैज़ आल्सो एन ऑब्जर्वर। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है। ठीक है, ठीक है, आगे देखें मज़ीद, द रिलेटिव मोशन फॉर बोथ ऑब्जर्वर्स इज़ गिवन एज। अब उन दोनों ऑब्जर्वर्स के दरमियान जो रिलेटिव मोशन थी उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। जो एस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर मौजूद है ना, उसके लिहाज से रिलेटिव मोशन क्या होगी। द ओरिजिन ओ डैश इज़ मूविंग विद वेलोसिटी म्यू अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। वो जो एस फ्रेम है, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास जो एस फ्रेम है, ये जो एस फ्रेम है, इसमें मौजूद जो हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले कि ये जो हमारे पास जो है ना कोई भी एक ऑब्जर्वर मौजूद है। ठीक है, तो सॉरी, ये हम इसके अंदर जो है वो कोई भी हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो इसमें मौजूद है। अब इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये जो एस डैश फ्रेम है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें क्या था यहाँ पे मजीद हमारे पास, वो इज़ मूविंग विद वेलोसिटी म्यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था लॉन्ग एक्सिस अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, जो उसने जो टाइम टी में डिस्टेंस कवर किया वो क्या था हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू म्यू टी के इक्वल हमने ले लिया। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो मतलब कि ये जो म्यू टी है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू में जीरो रह जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम। अब हम जो है वो एस डैश फ्रेम में जो मौजूद ऑब्जर्वर है ना उसकी बात करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर भी कोई एक एस डैश फ्रेम के अंदर भी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जर्वर मौजूद है। ठीक है, अब इसके लिहाज से जो है वो हम रिलेटिव मोशन को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ से देखेंगे हम, द ओरिजिन ओ डैश इज नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम, सो द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज़ गिवन एज। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्यों आएगी यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स डैश की वैल्यू ज़ीरो, उसको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो है वो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से देख रहे हैं और मूव कौन सा कर रहा है, एस डैश फ्रेम ही मूव कर रहा है। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो डेफिनेटली उसके साथ जो है वो ये ऑब्जर्वर भी तो मूव करे, तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर ने तो डिस्टेंस कवर ही नहीं करना, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्स डैश की वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास, ज़ीरो आ रही है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखिए बाई कंपेयरिंग 4 एंड 3, ये सॉरी इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 का नाम, इन दोनों के 3 और 4 को जो है वो आपस में कंपेयर कर लेना। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, इसको बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर। ठीक है, जब हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, सो जब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की या फिर हम एस टी आर की बात करेंगे, तब हमारे पास हम एक लॉरेंस फैक्टर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर में एक लॉरेंस फैक्टर यूज़ करेंगे, गैमा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर, तो ये हमने साथ में यूज़ करना है। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम वन। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास इस टी की वैल्यू मौजूद है, उसकी जगह पर उसकी हमने वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, मज़ीद इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, जो है वो इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अब हम बात करते हैं रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम। ठीक है, द ओरिजिन ओ इज़ मूविंग विद वेलोसिटी माइनस नेगेटिव यू अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम, सो द डिस्टेंस कवर्ड इन एस टाइम इज़ एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू टी डैश। एंड अगर यहाँ से ये जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, क्वेश्चन नंबर। अब बेसिकली ये किस ऑब्जर्वर की बात हो रही है, अब हम बात कर रहे हैं इस ऑब्जर्वर की। ठीक है, अब हम जो एस डैश फिर इस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से अब ये जो हमारे पास जो क्या नाम है, जो ओरिजिन है। ठीक है, अब ये किसकी साइड पर मूव कर रहा है,
इधर कोई अब ये देखें इधर को जा रहा है ना, तो डेफिनेटली ये तो इससे दूर ही होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे माइनस का साइन भी यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली फ़िलहाल हम कर क्या रहे हैं, फ़िलहाल हम जो है वो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से इस ओरिजिन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहले दो केसेस में हमने पहले केस में हमने इस ऑब्जर्वर को इस ओरिजिन के लिहाज से डिस्कस किया, फिर हमने इस ऑब्जर्वर को इस ओरिजिन के लिहाज से डिस्कस किया। अब हम जो है वो इस ऑब्जर्वर को डिस्कस कर रहे हैं इस ओरिजिन के लिहाज से। क्लियर है? उसके बाद देखिए मज़ीद यहाँ से जो है वो हमें इक्वेशन मिल गई थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर सॉरी यहाँ पे ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 हमें मिली थी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर हम बात करें रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम, अब एस फ्रेम में जो मौजूद है ऑब्जर्वर, यानी कि अब ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए से हम इस ओरिजिन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें द रीजन ओ इज़ नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इन एस, जो एस फ्रेम में मौजूद ऑब्जर्वर है वो तो मूव कर ही नहीं रहा और रीजन ओ के लिहाज से। द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, तो टाइम टी गुजरने के बाद जो डिस्टेंस वो कवर क्या करेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 ही होगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। बाई कंपेयरिंग 7 एंड 8, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जे वाला फैक्टर मिलेगा। यहाँ पर भी हमने लॉरेंट्ज फैक्टर का यूज़ करना है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 9। उसके बाद फ्रॉम टू, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हमारे पास टी डैश की वैल्यू मौजूद है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है एक्स डैश ओवर सी, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से जब हम एक्स डैश को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 हमें मिल चुकी है। आगे देखते हैं, आगे है बाई मल्टीप्लाइंग 6 एंड 10, जो इक्वेशन नंबर हमें 6 मिली थी ऊपर, यहाँ पे देखें ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 10, इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। तो उनकी राइट हैंड साइड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई। अब देखें एक्स एक्स डैश आपस में कैंसिल आउट होके हमारे पास जो है 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें यहाँ से भी जो है वो एक्स एक्स डैश आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये देखें बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फार्मूला हमने इसके ऊपर लगा दिया और गैमा गैमा से मल्टीप्लाई होकर गैमा स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है उधर 1 पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हम गैमा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्केयर स्केयर ले लेंगे, तो यहाँ से हमें किसकी मिलेगी, गैमा की वैल्यू मिलेगी और वो क्या आती है 1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस म्यू स्केयर ओवर सी स्केयर, ठीक है। ये जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है और ये इसको गैमा को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, लॉरेंट्ज फैक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हमने कह देना इक्वेशन नंबर 11। उसके बाद पुट एन 5, इसी को जो है वो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देना, ठीक है। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हमने पुट कर देना, तो हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर ये मिलेगी। इसको हमने कह देना ए क्यों कहा है हमने, यहाँ से हमें बेसिकली मिल रही है एक्स डैश की वैल्यू, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट्स थे ना हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्स वाई जी और टी। तो यहाँ से हमें एक्स या फिर एक्स डैश की वैल्यू, अगर यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली हो ना तो जस्ट सिंपल यहाँ पे एक्स लिख देना और यहाँ पे हमने एक्स डैश लिख देना, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज़ रहेगा। अब इसी एक्स डैश की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी। जब हम उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सा फैक्टर बनेगा, ये वाला फैक्टर बनेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में हम उसको पुट किया तो हमें ये चीज़ मिली, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ठीक है। अब देखिए सी के ऊपर नीचे भी डिवाइड कर देना है, सी से ऊपर भी हर फैक्टर को सी के ऊपर डिवाइड कर देना है। जब सी से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास जो है एक्स ओवर सी, इसकी वैल्यू पड़ी होगी टी इसी, ठीक है। तो उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जस्ट, तो वो आ गया हमारे पास। और ये हमें देखिए किसकी वैल्यू मिल गई है, टी डैश की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। एक्स डैश की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन नंबर ए में, टी डैश की भी वैल्यू आ गई। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर बी के, इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मजीद देखे थोड़ा सा लेक्चर रह गया है। द वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स रिमेन सेम फॉर एन ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम एंड एन ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम, यानी कि दोनों फ्रेम्स में मौजूद जो ऑब्जर्वर एस और एस फ्रेम में दोनों के लिए वाई और जी कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। क्यों रहते हैं, बिकॉज बोथ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है दोनों एक्स एक्सिस के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें वाई डैश वाई के इक्वल मिलेगा और जी डैश जो है वो जी के इक्वल मिलेगा। सिमिलरली इनको हम कहते थे इक्वेशन नंबर सी एंड डी, हेंस द इक्वेशंस ए बी सी एंड डी आर द सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि ये जो हमारे पास जो 4 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी एंड इक्वेशन डी, इन चारों इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको अच्छे तरीके के साथ क्लियर हो गया होगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।